नमस्कार, मैं हूं संजय शुभांकर। स्टोरी प्लैनेट में आपका फिर एक बार स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है विजय पंडित जी की कहानी जोगिया राग का दूसरा व अंतिम भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सावित्री पीहर से ही ठानकर आई थी कि प्रेम से जीत लेंगे अपने पति को। जब वो घूंघट उठाएंगे तो संस्कृत फारसी सब भूल जाएंगे। लेकिन सुहागरात के समय मुकुंद ने उससे कहा था कि घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है मेरा, मैं योगी हूं योगी, और बारात भी मैं बेमन से आया था। सुबह जब सावित्री को झपकी आई तो जोगी फुर्र से उड़ चुका था। आज 15 साल हो गए हैं मुकुंद को गए हुए। 15 साल 15 साल हो गए उसे गए हुए। सावित्री को हरदम लगता है कि जोगी अब आया तब आया। वैसे देखा जाए तो 15 साल का समय कम नहीं होता। साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल। 15 साल अगर गांव ज्वार में घर से गया हुआ व्यक्ति लौटकर नहीं आता तो उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। गांव में सब इसी बात को लेकर परेशान थे कि आखिर मुकुंद का इंतजार कब तक करेंगे तिवारी। वहीं दूसरी ओर पुत्र के वियोग ने तोड़ दिया था तिवारी को। बड़ी मन्नत पूजा के बाद 40 वर्ष की उम्र में पहलौठी का लड़का हुआ था। मुकुंद के पैदा होते ही चल बसी थी तिवारी। बाप महतारी दोनों बनकर मुकुंद का लालन पालन किया तिवारी ने। अब बिना जाने समझे इन्हीं हाथों से क्रियाक्रम करते। तिवारी के मुंह से तो गांव समाज के आगे कोई बोल नहीं फूटे थे, लेकिन सावित्री ने ललकारा था गांव वालों को, आप लोगों को चाहे भला लगे या बुरा, हम नहीं करेंगे क्रियाक्रम। सुन लो सभी कान खोलकर। ताला लग गया था पंचायत की जुबान पर। बड़बड़ाते हुए मुंह लटकाकर सब लौट गए थे गांव वाले। कुल बोरन पतो आ गई है तिवारी के यहां। पहले मुकुंद को ले डूबी और अब तिवारी के खानदान को नरक में डाल रही है। भगतपुरवा के पास के ही गांव भवानीपुर में एक एक करके ये खबर सभी ने सुनी कि गांव के बाहर बाग में जोगियों का दल आया हुआ है। रात में बैठकी होगी उनकी। करताल, झांझ, खंजड़ी और सारंगी जमेगी बगीचे में। माघ के महीने का दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा था। लोग इकट्ठे होने लगे थे बगीचे में। करताल और सारंगी की धुन के बीच में जोगियों का सम्मिलित स्वर फूट पड़ा बागीचे में कि न्यामत लाना गुरुजी ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली न्यामत लकड़ी लाना, इरिच बिरिच के पास न जाना, गुरुजी ने पठाया चेला न्यामत लाना। मस्त होकर झूम झूम कर गाए जा रहे थे जोगी। भवानीपुर के बगीचे में सारंगी की धुन को भगतपुरवा में किसी ने सुना हो या ना सुना हो, सावित्री को यह आवाज जरूर सुनाई दी। सावित्री बुदबुदाई कि जोगी आया है। ससुर को खाने की थाली परोसकर वो अपने कमरे में 15 साल पुराने उस बक्से को खोलने लगी जिसे गौने में लेकर आई थी। बक्से से उसने श्रृंगारदान निकाला और आईने में पड़ी धूल की परत को अपने आंचल से साफ किया। बहुत दिनों बाद अपने चेहरे को भर-आंख निहारा उसने। साड़ी निकालकर सीधा पल्ला बांधा और होठों पर लाली की एक परत चढ़ा दी। चुटकी भर सिंदूर मांग में भरकर ससुर के सामने आ खड़ी हो गई। क्या हुआ बहू? तिवारी सावित्री के इस रूप को देखकर सिहर गए थे। बाबूजी, भवानीपुर चलिए, जोगी आया है। उसी गांव से सारंगी की आवाज आ रही है। सावित्री के चेहरे पर व्यग्रता के भाव थे। जोगी का मुकुंद आया है बहू? हाँ बाबूजी। रात के दोपहर बीत गए हैं। भवानीपुर वाले अब सो गए होंगे। पैदल चलकर आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। सावित्री और उसके ससुर भवानीपुर के बगीचे में जब पहुंचे तब तक जोगियों का भजन खत्म हो चुका था। लकड़ियों पर मिट्टी की हंडिया चढ़ाकर खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। जाड़े की मध्य रात्रि में निडर होकर एक युवती को अपने सामने देखकर जोगियों का दल हतप्रभ रह गया। क्या बात है माई? एक जोगी ने पूछ लिया।
हमारा जोगी कहां है? बाल मुकुंद जोगी, सावित्री ने तड़प कर पूछा। माई, यहां सभी केवल जोगी हैं। मां बाप का दिया हुआ नाम तो कब का छूट जाता है। हम लोग किसी के नहीं रह जाते, सबके हो जाते हैं। पूरी दुनिया से हमारा प्रेम है, सबसे प्यार करते हैं हम। लेकिन मैं तो 15 साल से केवल उसी से प्यार करती आई हूं। क्या हक बनता है उसे अपने स्वार्थ के कारण हमारे प्यार से खिलवाड़ करने का? सावित्री घूम घूम कर एक एक जोगी की आंखों में आंखें डालकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। सामने से होती हुई वो एक जोगी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं जोगी हूं माई। सामने वाला जोगी बमुश्किल ये वाक्य कह पाया था। और मैं तुम्हारी जोगन, आज से नहीं, जब से तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था तब से। तुम भाग रहे हो घर गृहस्थी से और मुझसे, और मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रही हूं। जोगी का हाथ पकड़ लिया सावित्री ने। सन्न रह गए थे बाकी की जोगी। चलिए अपने घर। जोगी को खींचते हुए वो भगतपुरा की ओर चल दी। जोगी भी चल पड़ा बिना किसी प्रतिरोध के। खलिहान की आग जिस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के फैलती है, भगतपुरा में भी यह खबर भिनसार होते होते फैल गई कि मुकुंद लौट आया है। किसी को हवा तक नहीं लगी कि मुकुंद को सावित्री पकड़कर लाई है। भवानीपुर के बगीचे से भोर होते होते 4-5 और भी जोगी तिवारी के द्वार आ पहुंचे। गांव का हुजूम इकट्ठा होने लगा था। गांव के बड़े बुजुर्ग सब एक एक करके इकट्ठा हो रहे थे। उसारे में आधा घूंघट किए सावित्री भी खड़ी थी, गांव की पतोहू जो ठहरी। सुमिरन उपाध्याय, शिवबरन, जटाई पांडे, जयबली मिश्र आदि बड़े बुजुर्गों की एक छोटी मोटी पंचायत भी बैठ गई। पंचायत के सामने एक तख्त पर जोगी भी बैठा, बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबे लंबे बाल। पहचानने में सभी को दिक्कत हो रही थी। 15 साल का अरसा भी तो बहुत होता है ना। चारों तरफ से सवाल लग रहे थे कि बाल मुकुंद अपना घर पहचानते हो? हां, अपने द्वार पर ही हूं। अपने बाबू को चिन्हते हो? जोगी ने तिवारी की ओर इशारा किया। याद है तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारी दुल्हन कहां है? जोगी ने ओसारे की ओर इशारा किया। घर गृहस्थी संभालोगे या नहीं? ये संभालेंगे नहीं तो अब और कौन संभालेगा? मैं तो अकेले ही अब तक संभालती आई हूं, मुझसे नहीं संभलता अब। जोगी के जवाब देने से पहले ही सावित्री बोल पड़ी और बोलते बोलते उसका गला रुक गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। द्वारे पर जमा सभी लोग चुप हो गए और फिर किसी ने सवाल नहीं पूछा। इसके बाद चलो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, भुल्ली नाव को बुलाकर बाल मुकुंद के बाल बनवाओ। सुमिरन उपाध्याय ने तो जैसे गांव समाज की ओर से फैसला ही सुना दिया। भुल्ली नाव ने जोगी के बाल काटे, साथ में आए जोगियों ने भगवा कपड़े उतरवाए और सावित्री ने बक्से से निकालकर धोती और कुर्ता दिया। अब जोगी पूरी तरह से बाल मुकुंद हो गया था। एक एक करके गांव के लोग अपने घरों की ओर चल दिए। सावित्री के लिए आज की रात उसी तरह की रात थी जिस तरह आज से 15 साल पहले की थी। वही कमरा जिसमें सावित्री ने पहली बार कदम रखा था। नहीं थे तो वे रिश्तेदार और नातेदार, और ना ही घूंघट डाले शर्माती सकुचाती सावित्री। आज पूरी बकरी में सिर्फ 3 ही प्राणी थे। ओसारे में लेटे हुए तिवारी और भीतर इस कमरे में सावित्री और मुकुंद। मैं तुम्हारा मुकुंद नहीं हूं, मैं तुम्हारा मुकुंद नहीं हूं। जोगी ने जैसे किसी रहस्य से पर्दा खोला। लेकिन ये जानते हुए तुम मुकुंद नहीं हो, मेरे साथ क्यों चले आए? सावित्री ने बड़े धीरज से पूछा। मैं ऊब गया था इस जोगियाबाना से। मैं भागना चाहता था, लेकिन सोच रहा था कि भागकर जाऊंगा कहां। घर द्वार सब नष्ट हो गया था। घर से भागने के बाद भी कई साल बीतने पर जब वापस जाना चाहा तो पता चला कि खानदान में कोई बचा ही नहीं। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, कम से कम एक घर तो मिल रहा है, सो आ गया तुम्हारे साथ।
मन में एक भारी बोझ था, मैंने सोचा बता दूं, मन हल्का हो जाएगा। जोगी इतना बोलकर मौन हो गया। बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे मुकुंद नहीं हो। एक क्षण के लिए मन डामाडोल भी हुआ था कि क्या करूं, लेकिन फिर संभाला अपने आप को। और ये जानते हुए भी कि मैं मुकुंद नहीं हूं, बिना जात बिरादरी पूछे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? जात बिरादरी के लोग कितना सगे होते हैं मैंने 15 सालों में देख लिया था। पहाड़ से जिंदगी काट ली थी, लेकिन अब हिम्मत नहीं रह गई थी। बामनों में दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। मैं बैठ सकती थी तो सिर्फ एक जोगी के घर में, क्योंकि सभी जगह ये बात फैल गई थी कि मुकुंद जोगी हो गया है। और आज वो जोगी मिल गया है, समझो समझो मेरा मुकुंद मिल गया। अब तुम मेरे भी जोगी हो। सावित्री का मन भारी हो रहा था। तुम मेरी क्या हो? जोगी ने पूछा। अब मैं तुम्हारी जोगन। बोलते बोलते सावित्री की आंख से भल भला कर आंसू बह चले, और इन आंसुओं के साथ सावित्री का वो डर भी बह गया जो कभी जात बिरादरी गांव समाज का था, उसके पति के ना होने का। उसको अपना जोगी जो मिल गया था। तो ये थी विजय पंडित जी की कहानी जोगिया राग। अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।